हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। तो यहाँ पर देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी व्याकरण में यहाँ संधि को स्टार्ट किया था। स्वर संधि हम पढ़ चुके थे, व्यंजन संधि हम कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ व्यंजन संधि को स्टार्ट किया था। और यहाँ पर हमने एक नियम पढ़ा था व्यंजन संधि में कि व्यंजन संधि में भी यहाँ पर आपके इसके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला आपका व्यंजन और स्वर को जोड़ा जाता है, दूसरा आपका स्वर और व्यंजन को जोड़ा जाता है और तीसरा व्यंजन को व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। तो ये 3 नियम यहाँ पर व्यंजन संधि में आते हैं। व्यंजन संधि के यहाँ पर 3 प्रकार आपने पढ़ लिए थे कि किस प्रकार से व्यंजन और स्वर का मेल होता है, फिर किस प्रकार स्वर और व्यंजन का मेल होता है और व्यंजन का मेल कैसे होता है। इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, जिसमें हमने पहला नियम पढ़ लिया था कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि आपके जो वर्ण है, क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ग, त वर्ग, ये जो वर्ण है इनका पहला वर्ग, देखिए उनके पहले जो वर्ण है उनके अनुसार ही उनका नाम भी रखा गया है। जैसे क वर्ग है क ख ग घ अंग, फिर च वर्ग छ छ ज झ य। तो इसी के आधार पर इसके 5 हमने वर्ग देखे हैं। पहला वर्ग है क, च, ट, त, प। ठीक है। अब इनमें 5 आपके क्या आते हैं, वर्ण आते हैं। ठीक है। तो इसी के आधार पर जैसे आपका क, ख, ग, क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 वर्ण हैं। अब क्या कहा है पहला नियम कि वर्ग के पहले वर्ण का, पहला वर्ण क्या है क, का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे क का गौ में, च का जौ में, ट का ड में, त का द में, प का ब में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, इसका नियम था। इसमें हमने क्या पढ़ा कि यदि वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई व्यंजन अथवा कोई स्वर आ जाए, तो यहाँ पर कोई भी स्वर भी आ सकता है। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। आ जाए तो पहला वर्ण जो क है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। सीधे सीधे यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। तो ये जैसे यहाँ पर क का ग में, च का ज में, ट का ड में, त का द में और प का ब में परिवर्तन किया गया था और इसको हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। दूसरा नियम क्या था यहाँ पर, दूसरा नियम हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ दूसरा नियम क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। अब यहाँ क्या होता है, पहले का सीधे 5वें में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि क का अंग में, ट का अणो में, त का न में, प का मो में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे वांग, वाक, धनमय, ये क है और ये आपका व्यंजन है। ठीक है, क आया है, क्यों हो जाता है ये परिवर्तन, इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि यदि क, च, ट, त, प के बाद म या न हो, बहुत ध्यान से पढ़ना है, म या न हो तो क का फिर देखो, अब ये आपको बड़े ध्यान से देखना है कि यदि पहले वर्ण के बाद म या न आ जाए तो उसी वर्ग का जो क है वो 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। और इस वर्ण का 5वां वर्ण, इस वर्ग का 5वां वर्ण क्या है, अंग है। तो क का अंग हो जाएगा, च का य हो जाएगा, ट का अणो और त का न हो जाता है, प का मो हो जाता है। तो ये सब यहाँ पर दूसरे नियम में है, इसको लिख लीजिए कि वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार से परिवर्तन होगा कि यदि क, च, ट यानी कि पहले वर्ग के बाद, पहले वर्ण के बाद म या न आए, तब जाके पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। अब देखो,
आपने क्या लिखना है कि यदि क, च, त, त, प के बाद म या न हो या ये न आ जाए तो फिर क का अंगा हो जाएगा, च का य हो जाएगा और ट का अणो, त का न और प का म हो जाता है। ये आपने लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखें किस प्रकार से हुआ है। यहाँ लिखा है वाक, इसमें हलंत है अर्थात इसमें कोई स्वर नहीं है, इसका उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, यद्यपि मैं यहाँ पर औ की मदद ले रही हूँ। वाक धन नाग, ठीक है, वाक धन नाग। तो आपने क्या देखा, संधि करते टाइम पहले शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की संधि होती है, इन दोनों वर्णों का मेल होता है। अब आप देखेंगे यहाँ प्रथम वर्ण क्या है, ना है, तो क धन ना आया है। ठीक है, आ की मात्रा हटा दिया है, यहाँ पर ना आया है। इस प्रकार से इससे यदि आप स्वर को हटाएं तो यही तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ क का प्रथम जो वर्ण है वो पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका पंचम वर्ण अंग है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सॉरी, ये जो क है ये अंग में बदल जाता है और यहाँ पर ये इसमें बदल जाता है, ये परिवर्तन आ जाता है इन दोनों के। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर ये आपका और नाग। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क को अंग में बदल दिया और यहाँ आपका क्या हो गया है, इसका शब्द को दोबारा लिखिए। वाक धन नाग नहीं था, वाक धन माई था, तो इसको हमने कंबाइन कर दिया है, कोई नहीं, इसको मैं फिर से कर देती हूँ। वाक धन मय, तो देखें यहाँ इसके बाद अ आया, मो आया है। ठीक है, तो सीधे इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, वांग मय। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। ऐसे ही तट धनमास, ट और ट के बाद क्या आया है, ट क्या है, ये प्रथम वर्ण है, ट के बाद म आया है, इससे यदि आप स्वर निकालेंगे तो आपको इस प्रकार से मिलेगा ये म। ठीक है, स्वर निकाल के ये मिलेगा। तो ऐसे शब्दों में हमने क्या करना है, इस ट को इसी वर्ण के, इसी वर्ग के प्रथम पांचवें वर्ण में परिवर्तित कर देना है। ट ठ ड ढ अण, अणो आ जाएगा और ये भी हलंत के साथ। तो अणो को आप यहाँ ने आधा आपने लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए त त तत् धन नाग। अब इस तत् से देखिए इसको लिख लिया है, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तत् धन नाम। क्या कहा नियम में कि यदि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, कि यदि क च ट त प इनके बाद क्या आ जाए, म या न आ जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अगर आप स्वर को अलग निकाल दें, ये तो आपका त है ही, यहाँ से आप स्वर को निकाल दें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नौ हलंत के साथ, स्वर को हटा दिया आपने। ठीक है, तो तब क्या हो जाता है, फिर इस तो का बन जाता है क्या, उसी वर्ग का ये पांचवा वर्ण बन जाता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर तो थ द तो का जो है अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पर न हो जाएगा। ठीक है, और ये न आपका हलंत के साथ आने वाला है। ठीक है ना, ये न हलंत के साथ आना। देखो इसके साथ आ भी था, ये तो ना हो जाएगा, लेकिन ये आधा नौ बच जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, तन्नाम। ठीक है, इस प्रकार से होगा ये। चलें इसको फिर अब कीजिएगा, ये समझाने के लिए था। अब देखिए प अप धन मय, अप धन मय। अब प आया हलंत के साथ, म से यदि आप हलंत अ को अलग कर दें तो ये हलंत के साथ आ जाएगा, यानी कि प के बाद म आया है,
प के बाद म आया है, प के बाद म आया है, तो इसी वर्ग का प वर्ग का 5वां वर्ण आ जाएगा। प फ ब भ म आ जाएगा, लेकिन वो म आधा होगा हलंत के साथ। क्या होगा? वो हलंत के साथ होगा, इसलिए यहाँ हम उसे आधा म को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, हलंत के साथ म, इसका मतलब भी यही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अम्मय। ठीक है, अम्मय। आगे इसी प्रकार से दिक धन नाग, क के बाद न आया है, क के बाद न आया है। क्या कहा था कि यदि क के बाद न या म आ जाए तो फिर क का क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा। तो यहाँ क का अंग कर देंगे और नाग लिख देंगे। ऐसे ही सट धन मुख, ट के बाद म आया है, तो ट का पंचम वर्ण क्या है? अणो है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये आधा अणो की तरह इसको हम यूज लिख सकते हैं। जो ये अणो है ना, ऐसा, इसको आप ऐसे आधा अणो की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जगत धननाथ, जगत में तो आया है, तो के बाद फिर से नो आया है, तो के बाद नो आया है, तो ये जो तो है ये बन जाता है आपका न, और वो भी आधा। तो जगत जग, और यहाँ पर तो हो जाएगा आधा नो, जगन्नाथ। ठीक है, तो समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ समझा देती हूँ इस प्रकार से। देखें, जगत धन नाथ, क्या कहा था? तो के बाद न आ जाए, यहाँ स्वर अलग कर दें, तो क्या हो जाएगा? इस तो का आपका तथा तथा नो, तो आधा नो की तरह ये काम करेगा। धन यहाँ पर भी न है और यहाँ पर भी न है, लेकिन यहाँ आ की मात्रा भी थी, वो फिर से ना हो जाएगा। लेकिन ये तो आधा है, ज ग, और फिर ये आधा न, और इसके आ के साथ ही जुड़ेगा, तो ये ना था, तब जाकर ये जगन्नाथ। ठीक है, ऐसे ही इसको भी कीजिएगा। जगन्नाथ हो गया। अप धन मानस, चले, अप धन मानस, अंतिम वर्ण प है, अंतिम वर्ण प है, प, इसके बाद म आ गया, तो इसी वर्ग का, प वर्ग का 5वां वर्ण क्या हो जाएगा? प का म, तो ये भी आधा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अम्मानम, अम्मानम, अम्मानम। ठीक है, तो ये था आपका ख की वर्ग के पहले वर्ण का 5वें में। तो दो नियम हमने यहाँ पढ़े कि वर्ग के पहले वर्ण का, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। कैसे किया जाता है कि यदि पहले वर्ण के बाद दूसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर यहाँ पर य, र, ल, ह ये शब्द आए, तो फिर, या फिर कोई स्वर आ जाए, तो फिर पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ख, पहले वर्ग का, देखो, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में कैसे परिवर्तन होता है कि यदि क, च, ट, त, प, यानी कि प्रथम वर्ण के, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद मो या नो, बहुत ही सिंपल है, मो या नो आए, तो फिर वो आपका 5वें वर्ण में परिवर्तन इसका हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका ग। ग में क्या लिखा है? तो संबंधी कुछ नियम है, तो संबंधी कुछ नियम है। अभी जब हम संधि कर रहे थे तो आप यहाँ पर देख रहे थे कि तुरंत से सत धन चरित्र, यहाँ आधा च, फिर पूरा च, चरित्र, इस प्रकार से आ रहा है। तो कुछ नियम यहाँ पर तो संबंधी बताए गए हैं। आइए इन नियमों को पढ़ेंगे कि तो संबंधी कुछ नियम है। क्या कहा है? जब तो के बाद च और छ आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो के बाद च और छ आए तो का च हो जाता है। आई बात समझ में?
तो के बाद यदि च और छ आए तो इस तो का जो हलंत के साथ है वो चौ, यानी कि आधा चौ की तरह आप इसको लिख सकते हैं, ये हो जाता है। जैसे सत धन चरित्र, तो यहाँ तो के बाद क्या आया है, चौ आया है, ठीक है, इसलिए इस तो का हो जाएगा आधा चौ, और यहाँ आप चरित्र को पूरा लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से उत धन चारण, और ये हलंत के साथ है, तो इसके बाद भी आप देख पा रहे हैं चौ आया है, हालांकि इसके स्वर अलग करेंगे तो ये आपका आ अलग हो जाएगा और चौ अलग हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, ये चौ जो है आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका आधा चौ में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, उच्चारण, उच्चारण। तो चलिए पहला नियम है तो संबंधी कि यदि तो के बाद चौ या छ आए तो जो चौ तो है वो क्या हो जाता है, वो आधा चौ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वो चौ हलंत के साथ जो है वो जो तो है वो चौ में परिवर्तित हो जाता है। चलिए इसका दूसरा नियम है कि जब तो के बाद जो या झ आए, बहुत ही सिंपल है, जब तो के बाद जो या झ आए तो का जो हो जाता है, ये भी आधा हलंत के साथ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, आधा जो हो जाता है, बहुत ही सिंपल है। तो के बाद यदि चौ छ आए तो वो आधा चौ में परिवर्तित हो जाता है, जो झ आए तो आधा जौ में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पर तो के बाद जो आया है तो यानी कि इस तो को हम आधा जौ में परिवर्तित कर देते हैं, तो जग जननी, जग जननी। ऐसे ही यहाँ पर है तत धन जननी, तो के बाद जो आ गया, क्या कहा था, तो के बाद यदि जो आए तो ये आधा जौ में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ हलंत के साथ लिखा है और बार बार आपको बताया जा रहा है कि इसका और इसका मीनिंग सेम है, ये भी आधा जौ को प्रदर्शित करता है और जो हलंत के साथ लिखा है वो भी आधा जौ को ही प्रदर्शित करता है। चलिए इसको लिखिए। तो बेसिकली यहाँ पर आपने दो नियम पढ़े तो संबंधी। पहला नियम तो के बाद चौ या छ आए तो वो तो आपका चौ हो जाता है। दूसरा नियम, जब तो के बाद जो या जो आए तो आपका आधा जौ में परिवर्तित हो जाता है, जैसे जगत धन जननी, जग जननी, ठीक है। तत धन जनित, तजनित, दो नियम लिखे। चलिए तीसरा नियम है, जब तो के बाद ट या ठ आए, तो जैसा आप ऊपर देख रहे हैं ना, तो यहाँ आपको 4 नियम तक ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। सीक्वेंस पर चौ के बाद छ, ज के बाद झ, ट के बाद ठ और ऐसे ही ड के बाद ढ आए, ये 4 नियम आपको एक जैसे ही दिखेंगे। तो यहाँ पर ठ आए तो आप समझ गए होंगे क्या हो जाना है, तो का आधा ट हो जाता है, तो का आधा ट हो जाता है। तो यहाँ पर तत धन टीका, तत तो के बाद ट आया तो ये आधा ट में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ हमने हलंत के साथ लिख दिया, टट्टी का, टट्टी का, ठीक है। बृहत धन टीका, तो के बाद ट आया है तो यहाँ पर ये आधा तो का, आधा ट का उच्चारण करेगा, तो बृहत टीका, बृहट्टिका, ठीक है। और ऐसा ही चौथा नियम भी है, पांचवा नियम थोड़ा सा हटके है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जब तो के बाद ड या ढ आए तो ट का आधा ड हो जाता है, तो जैसे यहाँ पर उत धन डयन, उड्डयन, तत धन डमरू, तट डमरू, तो ये आपका ये जो 4 नियम है ये आप जरूर इसको नोट डाउन करें। पहला नियम, तो के बाद यदि जो या झ आए तो का, तो के बाद यदि जो झ नहीं च छ आए, पहला चौ छ है, फिर दूसरा है जो झ,
तीसरा है ट ठ और चौथा है ड और ढ। तो यदि त के बाद च या छ आए तो त का जो आधा हलंत के साथ त है उसका आधा च हो जाता है। ज झ आए तो त का आधा ज हो जाता है और ट ठ आए तो त का आधा ट हो जाता है और ऐसे ही ड और ढ आए तो त का आधा ड हो जाता है। और इनके सभी के आप उदाहरण भी लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए पांचवा नियम क्या कहता है कि जब त के बाद ल आए तो त का आधा ल हो जाता है। अब यहाँ एक ही है उसी प्रकार का, लेकिन यहाँ पर एक ही है कि यदि त के बाद ल आए तो त का आधा ल हो जाता है। यहाँ वो दो आए थे सीक्वेंस पे, पहला च छ, दूसरा ज झ, तीसरा ट ठ और चौथा आपका ड और ढ। अब पांचवें नियम में क्या कहा गया है कि त के बाद यदि ल आए तो त का आधा ल हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए उत धन लेख, उत उत धन लेख, तो क्या कहा, तो के बाद क्या आया है, लौ आया है, तो इस लौ का आधा लौ बन जाएगा, इस तो का आधा लौ बन जाएगा। तो यहाँ आप इसका कैसे लिखेंगे, ओ, देखिए ओ और इसको आधा लौ बनाएंगे तो आगे आप इसको पूरा लिखेंगे उल्लेख। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया उल्लेख। ऐसे ही तत् धन लीन, तत् धन लीन। अब देखें तो के बाद फिर से लो आ गया, इसमें आप एक ही मात्रा निकाल दो। देखो इस ली का जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको एक तो लॉ मिलेगा इस प्रकार से और बड़ी एक ही मात्रा मिलेगी। तो फिर से लॉ आया है तो इस तो का फिर से आप आधा लॉ कर देंगे तो तल्लीन ये हो जाएगा आपका। चलिए तो ये 5 नियम लिखेंगे, ये लगभग एक जैसे हैं। यहाँ पर तो के बाद जो भी शब्द आ रहा है उसी शब्द का आधा हम लिख देते हैं, उसी शब्द को हलंत के साथ लिख देते हैं। यहाँ से हमने ये निष्कर्ष भी निकाला कि जैसा तो के बाद च आया तो हमने उस च को ही आधा लिख दिया, तो के बाद यहाँ भी च आया तो हमने उसी च को आधा लिख दिया तो के स्थान पर। ऐसे ही तो के बाद यहाँ पर जो आया तो हमने इसी जो को आधा लिख दिया इस तो के स्थान पर। ऐसे ही तो के बाद जो आया तो इसको भी हमने आधा जो लिख दिया। इसी प्रकार आगे क्या है, तो के बाद यहाँ पर फिर से क्या आया है, ट आया है तो इस ट को ही आधा लिख लिया, तो के बाद ट आया है तो इसको ही आधा लिख दिया है। तो यही सब में हो रहा है। ऐसे ही आप लॉ में भी देखिए, डॉ में भी देखिए, तो ये नियम लगभग एक जैसे हैं। तो ये 5 नियम हैं और इसके अलावा यहाँ पर 2 और नियम हैं। तो क्या नियम है, जब तो के बाद ह आए, अब यहाँ छठवां क्या कहा गया है कि जब तो के बाद ह आए तो तो का द हो जाता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग है और ह का आधा ध हो जाता है। देखो दोनों हलंत के साथ है, इसको आधे की तरह उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 परिवर्तन होगा। तो के बाद यदि ह आए तो आपका जो तो है वो आधा द में और जो ह है वो आधा ध में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए, इसको मैं यहाँ पर करके दिखा दूं, उत धन हत,
यदि त के बाद ह आए, त के बाद ह आए, वो भी कौन सा ह, ये वाला ह, तो जो आपका त है ना वो इसमें बदल जाता है, किसमें, आधा द में। यहाँ पर ह आया है, ठीक है, जो त है वो आपका आधा द में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ क्या कहा है, आधा ह। अब हमारे पास तो यहाँ पूरा ह है, यानी कि मुझे यहाँ से आधा ह भी निकालना है, इससे स्वर को निकाल दे। तो यहाँ पर देखिए धन आधा ह और इससे स्वर को निकालेंगे, क्योंकि ये तो ह था ना पहले, ठीक है, ये तो आधा द में परिवर्तित हुआ, इसको ऐसे ही लिखें। धन ह को क्या कर देते हैं, आधा ध बना देते हैं, तो ह को बनाइए आधा ध हलंत के साथ धन अ। अब इस ध को आप क्या कर सकते हैं, इस अ के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखें द हलंत के साथ धन धन अ थ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो संधि है वो कैसे होगी, ओ और यहाँ आधा द ध फिर त, तो तब जाकर के ये आपका उद्धत हुआ। आया समझ में, तो अब ये आपका उद्धत हुआ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखा है, उत धन हरण, ठीक है। तो अब ये कैसे आया, हो सकता है आपको इसका तो समझ में आया कि त का आपका द हो जाता है, ठीक है, आपने यहाँ द लिख दिया, लेकिन फिर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ह का, ये तो यहाँ हलंत के साथ कह रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसे हो गया ये ह। अगर आधा ह का आपका ध आधा ध हो रहा है तो पूरा ह का यहाँ पर पूरा ध हो जाएगा, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। नहीं तो ये तो मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है कि इससे आप स्वर को अलग निकाल दें और व्यंजन को अलग कर दें। तो यहाँ ह है, तो ये ह का जो ये हलंत के साथ है इसका आधा ध हो जाता है, और जब आप इसको जोड़ेंगे अ के साथ तो फिर से ये पूरा ध हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरह से आप समझ सकते हैं इसको। तो ये था आपका छठा नियम। चलिए इसको भी लिख लें, इसको भी लिखा दें। यहाँ पर भी देखें, उत धन हरण, उत धन हरण, क्या कहा नियम में कि यदि त के बाद ह आए, तो यहाँ त है कि हलंत के साथ और इसके बाद ह आया भी है, तो त का द हो जाता है आधा द, तो ये तो आधा द में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन फिर से यहाँ क्या कहा, आधा ह का ध हो जाता है, तो इसके लिए मुझे इस ह को भी क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, इसका भी वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा, आधा ह धन अ। तो अब क्या कहा, इस ह को आधा ध में बदल देते हैं, द आधा हलंत के साथ, ये आपका आधा ध में परिवर्तित होगा, धन अ इसमें जोड़ेंगे, तो अब इस ध में फिर अ जोड़ेंगे, आधा द धन, ये पूरा ध हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप क्या लिखेंगे, उत आधा द ध र ण, तो इसका ओ आधा द फिर पूरा ध, फिर यहाँ तो आपका इन दोनों को तो हमने ये कर दिया, ये हो जाएगा र। इस प्रकार से हुआ आपका ये संधि, ठीक है ना। और अंतिम इसका सातवां नियम क्या है, ये सारे हम त संबंधी नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब त के बाद स आए, क्या कहा है, यहाँ ह आए था, यहाँ त के बाद स आए, ठीक है, तालव्य स, तो त का आधा च हो जाता है, और जो स है उसका छ हो जाता है, जो श है उसका छ हो जाता है, ठीक है। इसको आप जरूर यहाँ पर नोट में लिखें, क्योंकि शायद आपको इसके उदाहरण ऐसे समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं कैसे इसको करना है, इसका संधि कैसे करेंगे। तो नियम क्या है कि यदि त के बाद, तो यहाँ एक उदाहरण लिखेंगे, सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र क्या है, त के बाद देखो इसको तोड़ ही देते हैं, सा धन आ, मैंने इसको तोड़ दिया, इस सा को
स हलंत के साथ धन आ, यहाँ से हमने बिल्कुल अलग कर दिया है। तो सौ के बाद सौ आ रहा है, तो नियम क्या है, इसका क्या हो जाएगा, आधा चौ, यानी कि ये चौ में बदल जाएगा। साथ में जो आपका सौ है वो छ हो जाता है, वो क्या हो जाता है, छ हो जाता है। और इसमें आ भी जुड़ा है, तो इसमें आ जोड़ेंगे, च धन छा, ये हो जाएगा छा। इसका आप आगे संधि करना चाहें तो क्या हो जाएगा, अब तो ये आधा च और छा, आधा सौ और त्र, छात्र शास्त्र। तो इस प्रकार से ये आपका आधा चौ हो गया, और ये सौ आपका यहाँ पर छ होना, लेकिन यहाँ सा है तो यहाँ छा हो जाएगा। ठीक है, बाकी शब्दों को आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके तो संबंधी नियम। तो संबंधी 7 नियम हमने पढ़ लिए। पहला नियम आपका च या छ के बाद यदि क्या आए, सौ के बाद चौ छ आए तो वो आधा चौ में, तो के बाद ज झ आए तो वो आधा ज में, और तो के बाद यदि ट ठ आए तो वो आधा ट में, तो के बाद यदि ड, ये तो सब हलंत के साथ है, ड ढ आए तो ये आधा ढ में, ऐसे ही तो के बाद ल आए तो वो आधा ल में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद छठा नियम क्या है, तो के बाद ह आए तो का द और ह का आधा ध, ये हलंत के साथ है, आधा का उच्चारण करेगा। फिर सातवां नियम क्या है, तो के बाद यदि श आपका तालव्य स आए तो उस तो का च हो जाता है, और जो तालव्य स है उसका छ हो जाता है। इसके अलावा यहाँ जो स्वर आएगा वो छ के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके त संबंधी नियम है, ये आपके व्यंजन संधि के कुछ नियम थे। आगे के नियमों को हम कल की क्लास से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।